नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे लाइब्रेरी साइंस का एक प्रीवियस ईयर पेपर। और इस पेपर के माध्यम से जो भी स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो पंजाब लाइब्रेरियन के हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को या फिर जम्मू कश्मीर के, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो लाइब्रेरी साइंस के अंदर नए स्टूडेंट हैं, उनको पता चलेगा कि पेपर किस तरह से करना चाहिए, किस तरह की उनकी तैयारी करनी चाहिए और क्या कॉन्सेप्ट उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। और इसके अलावा भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइब्रेरी साइंस के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उनको भी देख के तैयारी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे दोस्तों पहले क्वेश्चन से। इस पेपर के अंदर देखा जाए तो काफ़ी टफ क्वेश्चन भी हैं और कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी हैं, तो आप सभी को इस पेपर को बड़े ध्यान से करना है और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करें दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसके बाद कभी भी पृष्ठ संख्या नहीं आती। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बिब्लियोग्राफी, ईबिड, ऑफसीट एंड लॉकसीट। ये आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। काफ़ी नया क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉकशीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि लॉकशीट क्या होता है। लॉकशीट क्या होता है कि ये जो एक टर्म होती है वो आपकी फुटनोट या फिर एंड नोट की तरह इस्तेमाल होती है। यानी आपका जो पेज नंबर हो चाहे टाइटल हो, उसको रिपीट करने के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे लॉकशीट का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो इसके बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चन अपना दे रखा है, क्वेश्चन यही कहता है कि निम्नलिखित में से किसके बाद में कभी पृष्ठ संख्या नहीं आती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। फिर मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि विच एसोसिएशन टैगलाइन इज कनेक्टिंग पीपल एंड इन्फॉर्मेशन, यानी किस एसोसिएशन की टैगलाइन है वो कनेक्टिंग पीपल एंड इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों जितने भी संगठन आपके सामने दे रखे हैं, उनके टैगलाइन, उनके हेडक्वार्टर और उनके स्थापना वर्ष वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसएलए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एसएलए की एक तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो एसएलए की फुल फॉर्म होती है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। स्थापना वर्ष इसकी बात करेंगे तो स्थापना वर्ष इसका हो जाता है 1909। और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे वो आपका हो जाता है वॉशिंगटन डीसी। फिर मैं चर्चा करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यहाँ पे अपने को मैच द फॉलोइंग करना है। तो मैच द फॉलोइंग के अंदर बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपके बात करेंगे यहाँ पे आइजलिक दे रखा है। तो आइजलिक की बात करेंगे तो यहाँ पे अपना हो जाता है आइजलिक अपना सेट होता है यहाँ पे 1955 में। फिर बात करेंगे IATLIS की बात करेंगे तो ये आपका होता है यहाँ पे 1969 में। एग्रिस की बात करेंगे तो 1975 में। और एस्लिप की बात करेंगे 1924 में। तो इस तरह से आपको इनके स्थापना वर्ष यहाँ पे याद रखने हैं। इसके साथ में आप सभी क्या कर सकते हैं, जिनकी भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन चल रही है वो इनके हेडक्वार्टर लिखने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में इनके हेडक्वार्टर जरूर लिखें। फिर चर्चा करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि भारत में 1856 में लागू बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किस अधिनियम पर आधारित था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यानी ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852, इसके ऊपर ये आधारित था। तो आपको याद रखना है कि भारत में 1856 में लागू बौद्धिक संपदा अधिकार किस पे आधारित था, ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पर आधारित था। इसका वीडियो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बौद्धिक संपदा अधिकार से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, और इसके अंदर अधिनियम कब कब लागू किए गए, वो भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं, द डिजाइन एक्ट वो कब आया था, 1911 में आया था। फिर मैं चर्चा करता हूँ अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठक के कर्तव्यों से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी दूसरा सूत्र यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों दूसरा सूत्र ये कहता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो इसके हिसाब से बात करेंगे तो पाठक के कर्तव्य भी बनते हैं। और यहाँ पे अगर प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिलेगी, इसके लिए क्या होना चाहिए, पुस्तकालय प्राधिकरण बनने चाहिए। और इसके साथ में क्या दे रखा है कि यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, इसकी बात की गई है। तो ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट मतलब स्टेट का क्या होता है कि कर्तव्य बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात की जाएगी जब प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलेगी, तो जो राज्य के जो कर्तव्य बनते हैं, पाठक के जो कर्तव्य बनते हैं, वो सभी किस में आएंगे, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र के अंदर शामिल किए जाएंगे। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ पे इनको थोड़ा सा अरेंज करना अपने को प्रकाशन वर्ष के आधार पे। दोस्तों यहाँ पे जो चार पुस्तकें दे रखी हैं, यहाँ पे चाहे ट्रिपल सी हो, चाहे प्रोलॉग इन मीनिंग टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हो, चाहे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो, चाहे आपका
कोलन क्लासिफिकेशन। ये सारी की सारी किताबें एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लिखी गई हैं और इनके आपको प्रकाशन वर्ष के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो पहली पुस्तक आई थी एस.आर. रंगनाथन की, वो आई थी फाइलोज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो सबसे पहले ये हो जाएगी। इसके बाद में आई थी आपकी आई थी कोलन क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन वाला पार्ट श्री रंगनाथन ने पहले किया था। उसके बाद में आई थी उनकी क्लासिफाइड, उसकी कैटालॉग पे बुक आई थी, वो आई थी क्लासिफाइड कैटालॉग कोड यानी CCC आई थी 1934 में। और उनके बाद में आई थी प्रोलोमेगिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये आई थी 1937 में। तो 4 पुस्तकें हैं, चारों का आपको प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए और इस तरह से आप इनको याद भी रख सकते हैं। फिर मैं चर्चा करता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में पसंदीदा शीर्षकों को किसके द्वारा इंगित किया जाता है, यानी प्रेफर्ड हेडिंग की बात की गई है, उसको किससे इंडिकेट किया जाता है। तो उसको हमेशा बोल्ड टाइप करके इंडिकेट किया जाता है। फिर मैं चर्चा करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि TIFF जो फॉर्मेट है वो किसके द्वारा सबसे पहले क्रिएट किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एल्डस कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको निरूपित किया गया था, यानी निर्मित किया गया था। तो सब इसके अलावा आपको क्या होना चाहिए, TIFF जो फॉर्मेट होता है एक इमेज फॉर्मेट होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो आपको इसकी जो फुल फॉर्म है आपको कमेंट करके यहाँ पे बतानी है। फिर मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि इंट्राफेज रिलेशन इज यूज फॉर रिपीटिंग रिलेशनशिप बिटवीन। फेसेट रिलेशन है वो किसके बीच में संबंध स्थापित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 आइसोलेट बिलोंग्स टू सेम फेसेट। एक ही पक्ष के 2 एकलों में संबंध स्थापित करने के लिए इंट्राफेसेट फेज रिलेशन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि यूडीसी में सामान्य एकल को क्या कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यूडीसी से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कॉमन ऑक्सिलरीज कहा जाता है। फिर चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी हैंडबुक का प्रकाशन कौन करता है। यूनिवर्सिटी हैंडबुक का प्रकाशन कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 11 है। और इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ इसका क्या करता है, प्रकाशन करता है। दोस्तों ये हैंडबुक है, ये पुस्तकालयों में जितने भी कोर्स होते हैं उनके प्रोस्पेक्टस होते हैं, फीस स्ट्रक्चर होता है, उन सभी के बारे में जानकारी देती है और प्रकाशित किया जाता है। वो आपका किया जाता है यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इनके द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि गतिशील वर्गीकरण के सिद्धांत को किसने विकसित किया। दोस्तों गतिशील वर्गीकरण यानी डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, ये एस.आर. रंगनाथन और उनके एसोसिएट्स के द्वारा इसको विकसित किया गया था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन फिर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अपन देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक साइड में आपको कुछ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और एक साइड में कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम्स के बारे में बात की गई है। तो इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे, काफ़ी ईजी टू मॉडरेट चलेंगे यहाँ पे अपन। तो H.E. ब्लिस की बात करते हैं दोस्तों। H.E. ब्लिस ने क्या किया था, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया था। फिर बात करते हैं यहाँ पे पॉल ओटलेट एंड हेनरी ला फोंटेन, इसने क्या किया था, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी को विकसित किया था। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अपन बात करेंगे यहाँ पे C.A. कटर की बात करेंगे दोस्तों। C.A. कटर की बात करेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाता है यहाँ पे एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। और J.D. ब्राउन की बात करेंगे दोस्तों तो उनका हो जाता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। फिर मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस किसका सूत्र है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, वो आपका है एरे का एक सूत्र, एरे या पंक्ति का उपसूत्र है।